चलिए, स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। और मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा था कि एक दूसरी आइकॉनिक जगह बीएससी की, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये बीएससी का एक बहुत ही आइकॉनिक हॉल है और इसमें मैं कई बार आया हूं जब से मैंने अपना करियर शुरुआत किया है। एक नई चीज देख रहा हूं यहाँ पर, ये 150 साल का बीएससी का कॉइन। ये अब तो लीगल टेंडर भी है, ये लीगल कॉइन है, बट इसका थॉट कहाँ से आया? सर, ये 150 इयर्स तो कुछ मामूली सा मामला नहीं है। जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे बीएससी का 150th ईयर कैसा मना लें, तब हमारे एम्प्लॉइज ने कहा कुछ ऐसा हमें करना है जो इतिहास में परमानेंट रहेगा। अगर सरकार एक कॉइन इश्यू करता है वो तो परमानेंट है, तो इसलिए हमने सोचा कि सरकार के पास जाएंगे, ये विनती करेंगे एक कमेमोरेटिव कॉइन इश्यू करने के लिए। उधर से आइडिया शुरू हुआ। सर, जैसा आप कह रहे थे, बीएससी का बिल्डिंग तो आइकॉनिक है। बीएससी का नाम सोचते सोचते सबको वो बिल्डिंग ही याद आता है, तो इसलिए उसको नीचे रखा वो 150 के अंदर। और बीएससी का जो नया लोगो है वो आपको पता है, उसके ऊपर विस्तृत रूप में हम यूट्यूब में एक वीडियो भी दिए हैं, उसको क्यों ऐसा हमने बनाया, तो इसीलिए इसको ऊपर रखा। पावर ऑफ वाइब्रेंस हमारा टैगलाइन है, उसको लाया। तो इस साइड में हम जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर, पिछले साइड में तो गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट का हमेशा नेशनल एम्ब्लम वगैरह रहता है। 150 साल हो गए बीएससी को। सर, अगले 150 साल का क्या विजन है? देखिए, 150 साल में तो ऑब्वियसली दुनिया बदल जाएगी, हम वो देखने के लिए भी नहीं रहेंगे, लेकिन आपका क्या विजन है अगले? सर, एक चीज बताना पड़ेगा इसमें। हम लोग ना, हमारा विजन लीनियर विजन होता है। जिंदगी सर कर्वी लीनियर है, तो इसीलिए ना एकदम 150 इयर्स के आगे क्या होगा ये सोचना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं आगे की जिंदगी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। हम सब मुसाफिर है, हम आते हैं जाते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशंस तो परमानेंट रहता है, वो इंस्टीट्यूशन के लिए हम क्या करके जा सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। जैसा हम कह रहे थे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा बनाना चाहिए। आज क्या 150 साल क्या और 200 साल भी ये चलते रहे, उसके लिए जो भी एम्प्लॉइज और उसका कल्चर हम बना के जाते हैं ना, वो अपने आप बदलते जाएगा, विकसित होते जाएगा। यही हमारा कर्तव्य है सर। चलिए सर, आपसे मुझे एक और बात करनी है। एज बीएससी एमडी एंड सीईओ, ऑब्वियसली डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा बिजनेस बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि जो सेबी की रिपोर्ट भी कहती है कि 90% ट्रेडर्स पैसा खोते हैं। तो आपका इसमें क्या व्यू है? मतलब काफी हद तक जैसे अब सख्ती हुई, वॉल्यूम्स कम हुए, क्या और थोड़ी सा सख्ती इसमें करने की जरूरत है? क्या लोगों का ध्यान प्योर ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ आए? दुनिया में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वॉल्यूम हमारे यहाँ होते हैं, और अगर आप देखें, कंपेयर करें डेरिवेटिव वॉल्यूम वर्सेस कैश वॉल्यूम, इतना गैप कहीं नहीं है जितना हमारे यहाँ पर है। ये क्या थोड़ा सा अनहेल्दी लगता है आपको, और इसमें एक्सचेंजेस की क्या भूमिका होनी चाहिए? सर, अनहेल्दी, हेल्थी, ज्यादा, कम, इसमें तो बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल व्यू हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बच्चे के हाथ से अगर आप लॉलीपॉप छीनना चाहते हैं, खिलौना तो देना पड़ेगा ना। तो अगर आपको लगता है लॉलीपॉप सेहत के लिए खराब है तो उसको निकालना चाहिए, आपको दूसरा कुछ देना चाहिए। हमें नया प्रोडक्ट्स लाना चाहिए। हमें इतना अच्छा बढ़िया खासा प्रोडक्ट लाना चाहिए ताकि जो भी आज खाली डेरिवेटिव्स को देख रहा है उसको और एक मौका मिले। उससे भी बढ़िया एक प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें रिस्क कम है, जिसमें पैसा गंवाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो वो हमारा कर्तव्य है सर, उसी दिशा पे हमें सोचना चाहिए। क्या प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा? क्या मतलब स्ट्रक्चर प्रोडक्ट? बहुत कुछ हो सकता है सर, इतना बड़ा बड़ा सोचने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल म्यूचुअल फंड को आगे कैसे बढ़ाए वो तो सोच सकते हैं। डेट मार्केट में अभी तक कुछ तरक्की हुई नहीं है। हर नागरिक के साथ, हर नागरिक के हाथ में एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड होना चाहिए। उसको भी तो ये गर्व की महसूस होना चाहिए कि मैं भारत के विकास के लिए मेरी तरफ से कुछ तो योगदान दे रहा हूं। दूसरा, इतने कॉर्पोरेट है, इतना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, लेकिन रिटेल पब्लिक के पास तो कुछ है ही नहीं। ज्यादातर ना ये प्राइवेट इश्यूएंसेस हो जाता है, बड़े बड़े लोग ही लाकर रखते हैं। कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है,
वैसे ही भारत का नागरिक को ये भी तो गर्व महसूस होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में उसका भी सहयोग है, उसका भी भाग है। तो ये सब करना चाहिए सर। कैसे होगा ये? मतलब क्या सेबी की तरफ से आना चाहिए, एक्सचेंजेस की तरफ से आना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आना चाहिए? आपके हिसाब से ये कैसे होगा फिर? सर मेरा मानना यह है कि उसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, बोलने वाले ना खुद नहीं करते हैं कुछ। हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें ना एज एक्सचेंज मुझे ये करना चाहिए जिससे भी हम मिलते हैं, जिस युवा से मिलते हैं, जिस नारी से मिलते हैं, उसको बोलना चाहिए भाई साहब आप ये सोचो, इधर एक है, इतना रिस्क नहीं है, इसमें क्यों आप निवेश करते नहीं हो? तो ये हमें करना चाहिए, ये हम कर रहे हैं सर। हर कॉलेज और स्कूल और जिधर भी ना एसोसिएशन से जिधर नारी लोग काम करते हैं उधर जाके आप बोलो, आप स्थिरता से सोचने की काबिलियत आपके पास भगवान ने दिया है, तो इसीलिए आप ऐसा सोचो। म्यूचुअल फंड्स के इंडेक्स स्कीम्स है, रिस्क कम है, बिग कैप का जो भी है मार्केट, बिग मार्केट कैप वाला कंपनीज लेकर जो भी स्कीम बनाते हैं उसमें निवेश करो, उसका सोचो। अगले आजू बाजू में जो बोलते हैं उनकी कहने से, पड़ोसी कहा करके किसी स्टॉक में निवेश मत करो। अपना दिमाग इस्तेमाल करके ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जिसमें आप सुरक्षित हो। तो ये हमारा कर्तव्य है सर। वो पहले हम करते हैं, बाद में हम बोलेंगे कि इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। तो रिटेल का जिस तरीके का पार्टिसिपेशन रहा है पोस्ट कोविड सर, उसमें हमने देखा है कि एक एक्सप्लोजन आया है एक्विटीज में, और एक अच्छी चीज ये रही कि मार्केट में करेक्शंस आई, एफआईआईज ने सेलिंग की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी रिटेल का कॉन्फिडेंस हिला नहीं यहाँ पर। आप तो खैर काफी इवेंट्स में भी जाते हैं, काफी लोगों से मिलते हैं, आपको लग रहा है कि ये जो रिटेल के फ्लोज हैं, जो 26-26 हजार करोड़ के एसआईपी फ्लोज हैं, ये आगे इसी पेस पे बढ़ सकता है? मेरे को लगता है कि बढ़ते रहेगा सर। बताता हूँ, वजह भी बताता हूँ सर मैं। भारत के ऊपर आज आम नागरिक का विश्वास अटूट है। हम ये सोचते हैं अभी जो पॉलिसी रिजीम चल रहा है वो हमारे लिए विकास ला कर देगा, तो ये एक पहला वजह है। दूसरा सर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेटर्स। अभी गए पिछले 30 साल में आप देखिए कैपिटल मार्केट का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कितना बड़ा, कितना बदला है। फ्रॉम फॉर प्रॉफिट एंटिटी एज अ स्टॉक एक्सचेंज ओनली फॉर ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक, आज स्टॉक एक्सचेंज का विजन ही अलग हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन है, लिक्विडिटी क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हम अभी बोल रहे हैं कि हम क्या बाग दे कर सकते हैं कंट्री के विकास में। बदलाव आया है, ये किसकी वजह से? रेगुलेटर की वजह से। जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भारत सरकार और हमारा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ने बनाया है, उसी की वजह से रिटेल का भी जितना भी विश्वास है मार्केट में वो अटूट है और आगे भी वैसे ही चलते जाएगा। वो ये मेरा मानना है सर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और टॉपिक था जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, अगर आप चाहें तो जवाब दें उसका। ये जो एसएमई आईपीओ को लेकर एक काफी डिबेट छिड़ी है पिछले 2-3 साल में, क्योंकि वो आपका भी प्लेटफॉर्म है, एसएमई एनएससी का भी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हर कोई जानता है, मानता है इस बात को कि एसएमई आईपीओस जरूरी है, लेकिन ये भी फैक्ट रहा है कि पिछले 2-3 साल में कई एसएमई आईपीओस में काफी सॉर्ट ऑफ देखने में लगा है कि प्राइमा फेसी कुछ तो गलत हुआ है। तो इसमें बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, अगर आप मैं आपको एक चीज बोलता हूँ सर। समुद्र मंथन किया सर हम लोग अमृत पाने के लिए, पहले तो विष ही निकला ना सर। तो विष निकला करके भयभीत होकर हम भागे नहीं ना सर। विष तो नीलकंठ ने पी लिया, अब यहाँ पे नीलकंठ कौन होगा? होता है ना सर, रेगुलेटर्स इतना रेगुलेशंस लाते हैं मार्केट को सुधारने के लिए और मार्केट को बचाने के लिए। हम भी है ना, हम भी हमारी तरफ से जितना करना है वो कर रहे हैं ना। तो समुद्र मंथन करते वक्त पहले विष ही आएगा, उससे हम भयभीत होकर भाग जाएंगे तो अमृत पाने की काबिल कभी नहीं रहेंगे सर। अमृत आएगा, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि हम लोग एक टेस्टिंग के तौर पर अभी एक एआई का सॉफ्टवेयर बनाया है। तो उसमें हम डीआरएसपी डालते हैं तो हमें वो सेबी का कंप्लायंस बताता है, बीएसई का अलग कंप्लायंस जो भी हम कानून बनाया है उसको बताता है, और चेक पॉइंट्स हमें बताता है, पब्लिक वेरिफिकेशन करके देता है। ये तो शुरुआत है, ये तो थोड़ा और मैच्योर होगा। तो होते होते ना हम भी थोड़ा और काबिल बनेंगे, हम भी और ज्यादा सा जांच करेंगे, तो ये तो होगा सर, अमृत मिलेगा हमें। 6 करोड़ एसएमई हैं, उसमें से 6,000 भी आज तक लिस्ट नहीं हुआ। ये तो सोचने वाली बात हो गई है ना। हाँ सर। एक अब आपको सर यहाँ पर बीएससी में करीब 2.5 साल हो गए। आप
यहाँ पर अब और क्या चेंजेस करना चाहते हैं बीएससी में, और आगे का आपका 150 साल की तुमने बात कर ली, वो तो खैर लॉन्ग टर्म की बात होगी, अगले सपोज करिए 2.5 साल के लिए आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे? सर पहले तो मेरे को ये सुनना है, आपकी वजह से चेंज नहीं हुआ, ये तो चेंज होते रहेगा क्योंकि आपके एम्प्लॉइज काबिल है, ये सुनना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, यही करना है। ये तो अच्छे लीडर की निशानी है। हाँ। तो हम ना रहें फिर भी काम चलते रहेगा, तो इसके लिए ना सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत है, टैलेंट बिल्डिंग की जरूरत है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ग्रूमिंग, बिल्डिंग, रिटेंशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स, यही हमारा काम है सर। अभी मार्केट तो चल रहा है, नया प्रोडक्ट लाना है, उसके लिए जो कर सकते हैं, मार्केट को ऐसा हम शेप करना है कि वो सेफर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में जाएंगे, दूसरा कुछ नया प्रोडक्ट बना के मार्केट के लिए दे सकते हैं, तो उसमें हमारा पूरा टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और एम्प्लॉइज में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन रहे, वन मैन आर्मी ना रहे। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको ऑल द बेस्ट। एंड आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे साथ बात की, हमारे व्यूअर्स के साथ बात की और हर टॉपिक पर बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपके दर्शकों के लिए शुभकामनाएं और प्रणाम सर। चलिए तो इस खास शो में इतना ही, आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ।